नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर जो प्रायोजित खबरें चल रही थी, वो कितनी निराधार थी और किस तरह से प्लांटेड थी, देखिए उसकी पोल आज पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की आज ऑनलाइन वर्चुअल या कह सकते हैं मीटिंग है और उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है और इसका प्रस्ताव खुद कांग्रेस इसको पेश कर सकती है। तमाम इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे केजरीवाल की बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, उद्धव ठाकरे की बात की जाए और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक तरह से इसको हरी झंडी दे दी है और अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। किसी भी वक्त ये खबर आप तक पहुंच सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार को संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम खबरें ये जो चलाई जा रही थी अब से बस कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बहुत नाराज हैं और किसी भी वक्त वो उसको छोड़ सकते हैं, एनडीए का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरें चलाई गई। बीजेपी की तरफ से आप ये देखें कि तमाम तरह की बयानबाजी की गई, लेकिन आप ये इससे समझिए कि कैसे इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, नेताओं में दरार डाली जाए, खासतौर पर जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर खबरें फैलाई जाएं। ये एक तरह से मीडिया को इसकी सुपारी मिल चुकी है और लगातार इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी को भारत न्याय यात्रा पर 14 तारीख से निकलना है। बताया जा रहा है कि उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरीके से एक सेट फॉर्मूला तैयार हो गया है और उसको कहां कौन कौन लड़ेगा, इसको एक तरह से इसको पब्लिक किया जा सकता है। वहीं मैं आपको यह भी बताऊं कि जातिगत जनगणना को लेकर, इसकी अवेयरनेस को लेकर नीतीश कुमार भी देशव्यापी यात्रा वो भी करने जा रहे हैं और लगभग जब राहुल गांधी की यात्रा होगी उसी के आसपास नीतीश कुमार की भी ये यात्रा होगी। तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जोरों शोरों से तैयार है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज जो मीटिंग है उसका हालांकि कोई वक्त तय नहीं था कि किस वक्त ये मीटिंग होगी। ये मीटिंग जब होगी उसके बाद ये बिल्कुल तय माना जा रहा है अब लगभग कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा और प्रस्ताव ये भी दिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली में बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तो ममता बनर्जी ने पीएम का चेहरा, एक तरह से इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर उन्होंने सहमति जताई थी, एक तरह से उसको प्रपोज किया था और उस पर अरविंद केजरीवाल ने इस पर सहमति जताई थी। लेकिन अभी लग रहा है कि लगातार एक संयोजक के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं थी और अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर यह है कि आप ये देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घबराई हुई है। हालांकि वो दिखाएगी ये कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर खाने किस तरह की प्लानिंग पूरी चल रही है वो आप देखें। लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, शरद पवार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, सबको ईडी के नोटिस भेजे गए हैं। खासतौर पर यहां बात मैं अरविंद केजरीवाल की करना चाहूंगी और हेमंत सोरेन की करना चाहूंगी। आज जेएमएम ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है जो कि शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास हो रही है। हेमंत सोरेन जो है वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या हो सकता है, क्या उनकी पत्नी बन सकती हैं चीफ मिनिस्टर और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। लेकिन दोनों ही नेताओं के, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, ईडी को लेकर बहुत तल्ख तेवर है। लगभग एक तरह का रवैया उन दोनों ने अपनाया हुआ है। उनका कहना है कि जो ईडी की पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं, मैंने भी आपसे कई तरह के सवाल पूछे लेकिन उसके कोई जवाब नहीं दिए गए। मैं व्यस्त हूं इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। आप मुझे सवालों की फहरिस्त दे दें, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो ईडी से ममता बनर्जी के भतीजे से लेकर
सबको डराने और धमकाने की कोशिश एक तरह से की जा रही है, ताकि इंडिया गठबंधन टूटे और जो उसके बड़े चेहरे हैं उससे वो छिटके और बीजेपी अपनी मंशा में कामयाब हो जाए। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी के तमाम मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, बिहार से लेकर झारखंड, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बनते हैं तो कैसे बदलेगी इंडिया गठबंधन की तस्वीर, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कुछ होगा नया, क्या सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है, और जो खबरें चलाई जा रही थी क्या उस पर पूरे तरीके से अब विराम लग गया है, और ये पता चल गया है कि मीडिया किस तरह से सुपारी लेकर खबरें चलाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप फिलहाल दो मेहमानों को मेरे साथ देख सकते हैं। राकेश कपूर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और विवेक देश पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दो और मेहमान मेरे साथ, हेमंत अत्री जी और राकेश अचल जी भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी राकेश जी। लगातार आपने देखा, अगर किसी एक शख्स को लेकर, किसी एक नेता को लेकर सबसे ज्यादा मीडिया ने भ्रम फैलाने की, खबरें चलाने की अगर कोशिश की है तो वो नीतीश कुमार हैं। हमेशा ये बताया जाता है कि नीतीश कुमार नाराज है, देखिए वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, देखिए अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि बिहार में बीजेपी कमजोर है, उसको पता है कि वो अपने बलबूते वहां पर बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकती है। और उन उन राज्यों में जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वहीं वहीं आप ये देखिए कि उन्हीं नेताओं को ईडी के समन भेजे जा रहे हैं और वहीं पर इस तरह की खबरें भी प्लान की जा रही हैं। अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो फिर इंडिया गठबंधन की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए बुशरा जी, बखूबी आपने पूरे मामले की वजाहत कर दी है। मेरे लिए कुछ ज्यादा कहने को छोड़ा नहीं है आपने। लेकिन जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है, तो नीतीश कुमार हिंदी में जिसको बोलते हैं ना, ग्रामीण राजनीति का संभ्रांत चेहरा है। माने रूरल पॉलिटिक्स का वो एलीट फेस है। और जिस दौर से वो गुजरे हैं उसको देख करके, पिछले उनके कुछ इतिहास को देख करके ये कयासबाजी जरूर हो रही थी कि वो एनडीए में तो नहीं चले जाएंगे। अरे भाई, अगर उन्हें एनडीए में जाना होता तो वो एनडीए छोड़ते ही क्यों? सवाल तो ये है। और एनडीए के उरूस पे उन्होंने एनडीए छोड़ा है। अब एनडीए में वापस जाकर के वो करेंगे क्या? वो बेशक वो बीजेपी के साथ 12 साल, 12 के 18 साल तक उनका गठबंधन रहा है बीजेपी के साथ, जेडीयू का, पहले समता पार्टी और फिर जेडीयू। लेकिन जिन वजूहात की से उन्होंने ये छोड़ी है एनडीए, उसमें वो वापस नहीं जाएंगे। देखिए, ये जो खबरें आ रही हैं कि खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और नीतीश जी। बाबू संयोजक होंगे इंडिया गठबंधन के, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा दोनों नेताओं का। जैसा मैंने अर्ज किया कि वो ग्रामीण राजनीति का संभ्रांत चेहरा है। उत्तर भारत में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा एक अभी भी सुशासन बाबू की है। जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, तो उनकी गवर्नेंस का लोहा सभी मानते हैं। अपने गवर्नेंस के बूते पर ही वो बिहार के अंदर जो है वो चले। श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार में अगर किसी ने गवर्नेंस अच्छी दी है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है। श्री कृष्ण बाबू बड़े लीजेंड रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर्स में से। तो नीतीश बाबू एक एसेट है इंडिया गठबंधन के लिए। और इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने जितना काम किया, इसको जोड़ने में 1.5 साल पहले से वो निकल गए और उन्होंने जगह जगह जाकर के जोड़ा। और ये जो वैल्यू एडिशन हुआ है, नीतीश कुमार संयोजक और खड़गे जी अगर अध्यक्ष बनते हैं, तो एक दलित चेहरा खड़गे जी का और एक पिछड़ा चेहरा नीतीश बाबू का, ये दोनों मिलकर के जमीनी राजनीति पर एक अपना अलग प्रभाव छोड़ेंगे। और बीजेपी का जो नैरेटिव है, देखिए, नैरेटिव के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करना होगा इन चुनावों में। ये चुनाव न क्षेत्रवाद पर लड़े जाएंगे, न जातिवाद का कोई ज्यादा महत्व इनमें रहेगा।
इनमें रहेगा सबसे ज्यादा महत्व नैरेटिव का, और वो नैरेटिव विचारों का बनेगा। नीतीश बाबू ने जो नैरेटिव दिया है वो नैरेटिव ये है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये दलित, ये पिछड़ा वर्ग, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग, अगर ये सब इकट्ठा एक मंच पर आ जाते हैं तो आप देखिए फिर बचता क्या है, फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है सामाजिक धरातल पर। इसलिए जो इस तरफ जब गाड़ी चलेगी इंडिया गठबंधन की, तो एक नैरेटिव अपने आप उभरेगा, और नीतीश बाबू उसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा शुरू की है, उससे पहले वो जाति जनगणना की यात्रा शुरू करते हैं। जाति जनगणना का मतलब जातिवाद नहीं है। जाति जनगणना का मतलब यह है कि जो लोग वंचित है, उपेक्षित है, जिन लोगों का उनका हिस्सा नहीं मिला है इस लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहलाता है हमारा भारत का लोकतंत्र, इसमें उनकी वाजिब हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। इसका मतलब जातिवाद नहीं है। मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ये चौधरी चरण सिंह का फलसफा है, और चौधरी चरण सिंह की निजी पसंद रहे हैं नीतीश बाबू। 1977 में, उससे 77 में जनता पार्टी से पहले युवा लोक दल के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय युवा लोक दल के अध्यक्ष थे चौधरी साहब की पार्टी के। और चौधरी साहब ही ये चारों नेता, नीतीश बाबू, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव और शरद यादव, ये गांव के पढ़े लिखे लोग थे जिनको वो ऊपर लाना चाहते थे। और इनमें चूंकि गांव की खुशबू थी, इनकी राजनीति जनता से जुड़ी हुई राजनीति थी, इसलिए चौधरी साहब इन्हें व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते थे, नीतीश बाबू को खास तौर से। उनमें बहुत संभावनाएं देखते थे चौधरी साहब। अब आज जिस प्रकार से राजनीति रंग ले रही है, उसमें बीजेपी के हिंदुत्व और जो धर्म का राजनीति में प्रयोग है, उसके विरुद्ध उसी मोर्चे पर रोटी को आगे ला करके, राम और रोटी, ये आरएसएस का भी कहना था, राम और रोटी, रोटी को आगे ला करके नीतीश कुमार एक नया नैरेटिव इस देश में इंडिया गठबंधन को देने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। नीतीश बाबू क्षेत्रीय राजनीति का राष्ट्रीय चेहरा है, ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्तर भारत में उनकी राजनीति बेशक बिहार तक सीमित हो, लेकिन बिहार से बाहर भी उनका जो सम्मान है, उनकी जो छवि है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका लाभ इंडिया गठबंधन को अवश्य होगा। और कांग्रेस जिस तरीके से उनका इस्तकबाल कर रही है, जिस तरीके से उनका सत्कार कर रही है, वो भी अपने आप में इंडिया गठबंधन को मजबूती देगा। जी बुशरा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। विवेक जी, लोकसभा इलेक्शन में चंद महीने का वक्त है। नीतीश कुमार को अगर संयोजक बनाया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि संयोजक बनना नीतीश कुमार का लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है, तो आप क्या इसका फायदा होता देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जेडीयू के हो या फिर आरजेडी के हो, उनमें एक तरह की एक स्फूर्ति आएगी और नीतीश कुमार जो है और ज्यादा मेहनत से और लगन से, जो कहीं ना कहीं थोड़े से एब्सेंट लग रहे थे, वो अब ज्यादा और ताकत से लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी भरा पद उनको मिलने जा रहा है, वो संयोजक होने जा रहे हैं, अगर अब से कुछ देर में ये खबर आती है तो? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ हाँ। नहीं मिश्रा जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी नीतीश कुमार जी के बारे में छप रहा है, वो सिर्फ गोदी मीडिया में उस तरह की खबरें छप रही है, ऐसा नहीं है। कुछ जिम्मेदार मीडिया है, उसमें भी नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की बातें आ रही है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की खबरें आए, ये खुद जो खबर के केंद्र में होता है वो भी चाहता है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे अभी इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
वो अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए इस तरह का पोस्चरिंग कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी शायद उन्हीं के प्रयत्नों से शायद वो पॉसिबिलिटी बनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये खबरें बीजेपी प्लांट कर रही हो। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी चाहते भी हो कि इस तरह की खबरें आए और उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े और उनको जो चाहिए वो मिले। तो वो उन्होंने प्राप्त अगर कर लिया है, मतलब अगर उनको संयोजक बनाया जाता है, उन्होंने प्राप्त कर लिया तो अच्छी बात है। और पॉलिटिक्स में ये सब वाजिब है, मतलब इस तरह का बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए इस तरह का पोस्चरिंग करना, ये राजनीति में कोई बुरी बात है ऐसा नहीं है। ये चलता है और ये करने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये उन्होंने अगर किया होगा तो ठीक है। अब रही बात उनके कन्वीनर बनने के बाद जो इंडिया अलायंस है उसका स्ट्रांग होने की, तो बिल्कुल होगा ये। राकेश जी ने सही कहा कि एक ओबीसी चेहरा अगर इंडिया अलायंस के शीर्ष नेताओं में शामिल होता है और अगर इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाता है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इंडिया अलायंस का सबसे ऊपरी सतह पर एक दो अच्छे नेता के रूप में चेहरा सामने आएगा इंडिया अलायंस का, और इससे उनको इलेक्शन में फायदा हो सकता है। अब वो अपनी चालें किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से उनकी राजनीति रंग लाती है आने वाले 2-3 महीने में, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन जो लोगों का चयन, नेताओं का चयन करने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत ठीक चयन हुआ है और ये होना चाहिए था। नीतीश कुमार, जैसे राकेश जी ने कहा, बहुत अच्छे राजनेता है और बहुत मंझे हुए कलाकार है राजनीति के, और उनको पता है कि राजनीति किस तरह से खेली जाती है। जिस तरह से शरद पवार एक बहुत मंझे हुए कलाकार है, हालांकि वो अनप्रेडिक्टेबल भी है और उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, उसी तरह से नीतीश कुमार भी है। तो दोनों में एक तरह की सिमिलरिटी है, लेकिन जहां तक उनके राजनीतिक असर का सवाल है, वो बहुत असरदार राजनीति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अगर कुछ खुद बनते ना हो तो वो दूसरे को बनने से रोक भी सकते हैं, दूसरे का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस तरह के चेहरे इंडिया अलायंस को चाहिए, और ये ना हो कि जिस तरह से बीजेपी में होता है कि एक अपर कास्ट एजेंडा वाली पार्टी, जिसको हमारे यहाँ मराठी में भट्ट जी और शेठ जी की पार्टी कहते हैं। भट्ट जी मतलब जो पुजारी होता है वो, और शेठ जी तो हमको पता है। इस तरह का इमेज किसी भी रूप में इंडिया अलायंस का न हो, इसको देखना, इसको इंश्योर करना है, बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक हिंदू वोट को पोलराइज करने की दृष्टि से अच्छे मकसद से पोलराइजेशन मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजेंडा बीजेपी का है वो एक अपर कास्ट एजेंडा है। इस दृष्टि से उसकी चर्चा होनी चाहिए, इस दृष्टि से इंडिया अलायंस ने उसकी चर्चा समाज में करनी चाहिए, ताकि, और ये भी कहना चाहिए कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो हिंदुओं के खिलाफ ही है। मतलब कांग्रेस, जेडीयू और जितने भी इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, वो तो ज्यादातर हिंदू पार्टियां ही, मतलब उसमें कहीं माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, या फिर माइनॉरिटी वाले कुछ उसमें शामिल है, ऐसा तो है नहीं। ये तो सारे हिंदू ही चलाते हैं और इसमें ज्यादातर हिंदू ही शामिल है। इनको ही खत्म करने का एक प्रयत्न बीजेपी की तरफ से शुरू है। इस तरह से भी उसका मुझे लगता है कि एक कैंपेन होना चाहिए, और ये कैसे हिंदू विरोधी है बीजेपी वाले, इस तरह से भी एक कैंपेन होना चाहिए। और अभी ये जो नया नेतृत्व बना है, वो हम अपेक्षा करते हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले और एक यूनिटी का परिचय दे। ये ना हो कि कोई शिवसेना के राउत जैसे कहते हैं कि कांग्रेस तो महाराष्ट्र में एक ही सीट मिली है, तो अभी कांग्रेस की जो बार्गेनिंग है वो जीरो से शुरू होगी। इस तरह की बेतुकी बातें अभी नहीं होनी चाहिए। जो भी है, अंदर आप अपने मामले सुलझाइए, और सतह पर कोई भी आपका जो डिफरेंस है, आप में जो मतभेद है, वो सतह पर ना आने दे। इसकी अभी केयर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जितने भी झगड़े हैं, आप देखिए कभी वो सतह पर नहीं आते,
बीजेपी में एक इम्प्लोजन जैसी स्थिति है। बीजेपी में बहुत नेता आहत है मोदी जी और शाह के जो उन पर केंद्रित जो राजनीति पूरी बीजेपी में चल रही है, उससे आहत बहुत नेता है बीजेपी में है, लेकिन वो उनका जो झगड़ा है अंदर से जो बात चल रही है, मतभेद जो है वो सतह पर नहीं आने देते। तो ये बीजेपी से सीखने वाली बात है। इंडिया अलायंस में अभी अलग अलग मुंह से बात करने की जो जो रीत है वो बंद होनी चाहिए और एक दिल से एक जुबान से काम होना चाहिए, एक ही दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग आप में एक ही चाहते हैं। अगर लोग आप में झगड़े देखेंगे तो लोग आपसे दूर जाएंगे। आप वो जो आपके 63% जो आपके सबके मिलाकर वोट बनते हैं, वो आप इकट्ठा जी अगर रखना चाहते हैं तो अब किसी भी तरह का मनमुटाव, चाहे आर्टिफिशियल हो जैसे नीतीश कुमार जी ने तैयार किया था एक पद प्राप्त करने के लिए, मैं बिल्कुल इसी दृष्टि से उसको देखना चाहूंगा, वो अभी खत्म हो जाए। अभी इसके बाद किसी भी तरह का पोस्चरिंग न हो, अभी इसके बाद सिर्फ एकता का परिचय हो और एक दिल से काम करके बीजेपी को परास्त करने की ही एक ओढ़ हो इन लोगों में, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये ना हो तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज चल रही है इंडिया अलायंस और इसका कन्वीनर बनना, कोई प्रेसिडेंट बनना और सीट शेयरिंग वाली, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक आप में एक ही ना हो, ये सारी बातें जो है वो विफल हो जाएगी। बुशरा जी। जी जी बिल्कुल। इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से, चाहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की बयानबाजी है, उसको अंदर अगर सुलझा लिया जाए, उसको सुलझा लिया जाए और वो बातें उस तरह से मीडिया में ना आए, तो इंडिया गठबंधन की एकता के लिए, एकजुटता के लिए बेहतर होगा। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने पत्रकार है। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है, खड़गे को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी? और साथ साथ जैसा हम ये देख भी रहे हैं कि पूरी तरीके से एक प्लानिंग चल रही है, मीडिया के हवाले से प्लानिंग चल रही है कि आप खबरें, प्रायोजित खबरें जो है चलाई जाएं, ताकि एक भ्रम फैलाया जाए, जनता में भी एक भ्रम फैलाया जाए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नेता नाराज है, इन तमाम तरह की बातें। नेता नाराज हो सकते हैं, 28 दल हैं, एक साथ सब एक सुर में बोले, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और दूसरी तरफ किस तरह से ईडी का सहारा लिया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। कैसे देखते हैं आप इस सबको, हेमंत जी? देखिए बुशरा जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब वैसे हो रहा है जैसे नहीं होना चाहिए था। पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि किसी भी चीज के ऊपर, मुद्दे के ऊपर, अगर कहीं बीजेपी और एनडीए को और नरेंद्र मोदी के जगरनेट को अगर कहीं ये लग गया कि कहीं कोई अंदरूनी मतभेद है, तो बाकी खेल तो वो अपने मीडिया के जरिए कर देंगे। ये जो आपने आज बात कही, ये जो नीतीश कुमार वाली बात है या खड़गे साहब वाली बात है, क्या ये बातचीत बिना किसी काइट फ्लाइंग के वो बॉम्बे की मीटिंग में नहीं कर सकते थे? क्या उनको तुरंत कर देना चाहिए था? क्या दिक्कत थी उसमें? इस पूरे जो इंडिया गठबंधन के अलायंस का जो पूरा सूत्रधार थे शुरुआत में, इन द वेरी बिगिनिंग, हु वाज द पर्सन? ही वाज नन अदर देन नीतीश कुमार। आप उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जानते हैं, आप उनकी सीमाएं भी जानते हैं, गुण दोष भी जानते हैं। आपने ही उनको इस पूरे प्रोजेक्ट को पायलट करने के लिए कहा था, फिर आप इसको 6 महीने से क्यों घुमाए फिर रहे हैं? ये वो चीज है कि आइडियल चीज कैसे नहीं करनी चाहिए, ये चीज उनको खुद घोषणा करनी चाहिए थी, इससे पहले कि कोई और काइट फ्लाइंग करे, गुण दोष निकाले। ये है वो प्रॉब्लम इंडिया गठबंधन की, जो जिसको मैं बार बार चेताता हूं। और दूसरी जो बात आपने पहले कही कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह की जो जग हसाई हो रही है, आपने जो कुछ भी कहना है, चाहे वो शिवसेना के हैं, चाहे शरद पवार, जो भी जिसको जो कुछ कहना है, वो इंडिया गठबंधन के अंदर कह लें। उनको बाहर ये सब करने की क्या जरूरत है? ये वो चीज है जो लॉन्ग रोप दे रही है बीजेपी को कहीं ना कहीं। जैसा साथी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो उसके अपने लाभ हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स है, तो पुराना तजुर्बा है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और सारी चीजें, पोस्टरिंग भी कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें। खड़गे साहब का एक अपना कद है राजनीति के अंदर, उनकी शुचिता, उनकी ईमानदारी, सारी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बात को बाहर की जनता कह रही है, उसको इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं? पहले दिन कर देनी चाहिए थी, ताकि इस तरह की चीज दूसरों को कहने को मौका ही ना मिले। ये वो अनप्रोफेशनलिज्म है जिससे मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा या नहीं करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो अपनी जग हसाई करा रहा है और लोगों के बीच में, बाकी तो मोदी जी खरीदेंगे ना खेल। मोदी जी कहेंगे देखिए अभी तो कुछ हुआ नहीं, गांव बसा नहीं, पहले भिखारी घूम गए, उस तरह की स्थिति अब वो भाषण मोदी जी देंगे जमा जमू के।
तो क्या इतने बड़े सीनियर लोगों को, वहां शरद पवार भी हैं, सोनिया जी खुद हैं, खड़गे साहब खुद हैं, क्या वो इस चीज का महत्व नहीं समझ रहे कि इसमें देरी क्यों हो रही है और इसमें किस तरह की खबरें आने की आप अनुमति दे रहे हैं? आपको अब 5 स्टेट्स के चुनाव के बाद लगभग 1 महीना हो गया आज, आपकी कंक्रीट प्रोग्रेस क्या है कमेटियां बनाने के अलावा? बुशरा जी, ऐसे राजनीति मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते आप। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके टाइम में वक्त कुछ और था, आज कुछ वक्त और है। भारतीय जनता पार्टी तो इस तैयारी में है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 100 कैंडिडेट घोषित कर दिए जाए। और कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन की क्या खबरें आ रही है कि वो 1 से शुरू करेंगे, वो 2 से शुरू करेंगे, वो नहीं शुरू करेंगे, ऑल दैट स्टफ। इसका मतलब क्या है कि आप साथ लड़ना भी चाहते हो और अपने ही साथी को बिलिटल करना चाहते हो। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ ए पॉलिटिशियन एंड दिस इज अनबिकमिंग ऑफ एन अलायंस, पर्टिकुलरली अगेंस्ट मोदी द ऑल पावरफुल। उसके बाद क्या होगा कि कल को ये, अभी तक तो कि आप कौन कौन बात करें, शिवसेना की सारी जो अपने गठबंधन की चीजें हैं वो लगभग स्पष्ट है, बिहार में लगभग स्पष्ट है। असली इश्यूज तो अभी आने हैं, असली इश्यूज आएंगे दिल्ली में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग देम आउट, आप जिन अलाइंस को फॉर ग्रांटेड मान के चला जा रहा है वहां मजाक उड़ाया जा रहा है। शिवसेना किस तरह की बात कर रही है? तो इसमें मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और जो ये नीतीश कुमार, जो बड़े लोग हैं जो गठबंधन के, शरद पवार जो टॉप ऑफ द लाइन, उनको एक बार बैठ करके इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करके इन वन गो कि अब सीटों पे आगे चलो और 10 दिन के अंदर सीट भी क्लोज करें। डिस्क्लोज आप जब चाहे मत करें, ना करें, जब आपका मर्जी मन हो। लेकिन जो इनहेरेंट जो कंट्राडिक्शंस होती हैं उनको एक बार बैठ करके अर्लीस्ट सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी? अगर आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मोदी जी की जो तैयारी दिख रही है, आप देखिए, कल आपने ट्रक हड़ताल पे देखा, मोदी जी की तपस्या में दोबारा से कमी रह गई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती तुरंत उसको ठीक कर लिया। नहीं तो आमतौर पे किसानों का आंदोलन 13 महीने, लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने देखा हो कितने दिनों तक चला पार्लियामेंट के बाद, तब राहुल गांधी का पंगा हुआ, सारी बात हुई। लेकिन अब चूंकि चुनाव का समय है, नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे नहीं लिए बैकआउट करने के लिए। तो वो प्रोफेशनल लोग हैं और आप जो कर रहे हो वो अनप्रोफेशनल चीजें कर रहे हो, तो कैसे कंपटीशन होगा? हर चीज को पर्दे के पीछे सॉर्ट आउट करके, और एक ही लाइन होनी चाहिए कि कोई बोलेगा तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये 4 लोग हैं, उसके अलावा कोई टिप्पणी भी ना करे। क्या वो इंश्योर कर सकते हैं ये? और अगर नहीं करेंगे तो चुनाव तो मोदी जी चुनाव शुरू होने से पहले इनको निपटा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, जाहिर सी बात है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिस पर बात करने की, जिसको देखने की इंडिया गठबंधन को जरूरत है। और अगर आपको पता है कि सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी है और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हैं, आपको पता है किस तरह की वो सियासत करते हैं, लोकतंत्र को उन्होंने ताक पर रखा हुआ है और किस तरह के तानाशाही रवैया वो ना सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि खुद अपने नेताओं तक के लिए वो करते हैं। तो ऐसे में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि 1-2 दल नहीं है बल्कि 28 दल हैं। हर दल की कम से कम इसमें से 10 से 12 दल ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ वो एक साथ एक मंच पर आए हैं क्योंकि उन्हें पता है ये उनके लिए डू एंड डाई वाली लड़ाई है, ये उनके लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और चाहे वो ये कहें कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ बिटवीन द लाइंस आप ये पढ़े कि कहीं ना कहीं ये उनके अस्तित्व को बचाने की एक तरह से लड़ाई है। और राकेश कपूर जी, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के अब ये चेहरा जब क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार संयोजक बन गए या खड़गे जो है वो अध्यक्ष बन गए, आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो एक तरह की पेज जो है अटके हुए हैं या गति थोड़ी सी धीमी है वो रफ्तार पकड़ेगी? आपको लगता है इसमें इसमें एक तरह से नीतीश कुमार एक इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पहले वो निभा चुके हैं तमाम दलों को एक साथ, जिस तरह से उन्होंने एक सूत्र में बांधा और कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, पद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। वो तमाम तरह की खबरें उन्होंने कही, हालांकि मीडिया में सामने आके हमेशा उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंदर खाने क्या सब कुछ था वो भी सबको पता है। तो आपको लगता है अब इसमें तेजी आएगी, इसमें अब बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा और जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों के जहन में भी एक ये बात ये सीधे तौर पर क्लियर हो कि मोदी से लड़ने के लिए ये जो गठबंधन बनाया गया है या फिर लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए ये जो गठबंधन बनाया गया है ये बेहद मजबूत है और मजबूती से एकजुटता से लड़ रहा है। देखिए, आपने जो बात उठाई वो वजह है,
वो जाहिराना तौर पर, और अत्री जी भी जो बोल रहे थे मुझसे पहले, वो भी कुछ बातें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें उठा रहे थे। वो भी मजीद तौर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत देखना चाहते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र जो है ये शोर शराबे का लोकतंत्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी के नेता अरुण जेटली का कहना था। और उन्होंने ये बात अमेरिका में जाकर के कही थी 2014 से पहले, यस नहीं, शायद 2000 सरकार में आने के बाद, कि भारत का जी लोकतंत्र जो है वो शोर शराबे का लोकतंत्र है। और कभी राजनीति में कभी जंगल में मोर नहीं नाचा करता है। मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूं, कुछ से असहमत भी हूं। राजनीति में कभी जंगल में मोर नहीं नाचा करता है। और जंगल में मोर नाचेगा तो देखेगा कौन? इंडिया गठबंधन का जो चर्चा चल रहा है, बेशक एक मीडिया का एक पक्ष उसको नमक मिर्च लगा करके उठा रहा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अरे इंडिया गठबंधन का चर्चा तो है, सुर्खियों अखबारों की पहली पेज पे तो आ रहा है। मुझे याद है जितेंद्र प्रसाद जी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जितेंद्र प्रसाद जी के मैं साथ था। जहां जहां वो गए वहां वहां मैं उनके साथ गया था। वो चुनाव मैंने जो है बहुत नजदीक से कवर किया था। हम लखनऊ गए, पटना गए, कलकत्ता गए, कई जगह गए। कई जगह हमें कांग्रेस के दफ्तर जो बंद मिले। लेकिन मैंने जितेंद्र बाबू से कहा ये बात, जितेंद्र प्रसाद जी से पूछा कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका नतीजा तो कुछ हासिल होना नहीं है, आपने तो हार नहीं है। बोले मुझे भी पता है मैं हारूंगा। जितेंद्र प्रसाद जी का कहना था मुझे भी पता है मैं हारूंगा, मगर इस बहाने कांग्रेस पार्टी जो अंदर के पेजों में चली गई है वो पहले पेज पे तो आ जाएगी। तो ऐसा भी होता है जी राजनीति में। राजनीति में हम्म अक्सर जो हम सामने देखते हैं वो पीछे नहीं होता है। और राजनीति, सत्ता में आने की राजनीति और होती है और सत्ता करने की राजनीति और होती है। ऐसा ही मैंने सुना है और पढ़ा भी है। मैं गलत हूं तो मुझे विद्वान पैनलिस्ट मुझे करेक्ट कर दें। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि सीट का बंटवारा, अरे भाई आप ये देखिए, दक्षिण भारत की 129 सीटें हैं। इन 129 सीटों में से 28 सीटें कर्नाटक की हैं। इनमें बीजेपी ने पिछली बार 25 जीती थी, कितनी जीती थी मुझे ठीक से याद नहीं है। जी इस बार तो उतनी नहीं आएंगी जाहिर तौर पर। हम्म तो हर पार्टी अब ये नारा लगा रहे हैं 400 के पार। 400 सीटें हैं कहां जो 400 के पार? बीजेपी के पास 400 सीटें हैं कहां? हर पार्टी जो है वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके रखती है। मतलब अगर हम गौर से विश्लेषण करें, वैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है इन हालात में। जैसे अत्री जी ने ये हालात अभी बताए, इन हालात में सीटों का बंटवारा होगा, मगर सीटों का बंटवारा इस प्रकार से नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अगर मिल भी जाते हैं तो सीपीएम का वोट बीजेपी के पास क्यों जाना चाहिए? ये भी तो रणनीति है ना। दक्षिण में अब बीजेपी जिस तरीके से जोर लगा रही है, वहां पर उसके पैर क्यों जमने दें ये लोग? ये भी तो राजनीति खेलेंगे ना। ये भी कोई कम छोटे मोटे राजनीतिज्ञ थोड़ी हैं। ये इनमें भी एक से एक बड़ा प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ पड़ा हुआ है। चाहे वो शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, खड़गे जी हो, कांग्रेस के और दूसरे नेता हो, और दूसरी पार्टियों के नेता हो, लालू जी हो। तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव भी अब परिपक्व राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनमें ये जी जो जो इनमें देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस।
और ये इनको एक मंच पर आना पड़ा है, आने के लिए जी मजबूर होना पड़ा है। मजबूर आदमी तब हम्म होता है जब उसे कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो। इन्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने बिल्कुल के लिए ये छोटे मोटे मतभेद हैं, जो इनके मतभेद हैं, जो 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 आपस में जो मनमुटाव है, जो लाग डांट होती रहती है, वो अपने आप खत्म हम्म होगी यार। हम देखेंगे और हम सब देखेंगे जी बिल्कुल तो किस जी प्रकार बिल्कुल से चुनाव और लड़ा उसी जाता है, और चुनाव जी किस चुनाव का ऊंट किस करवट आकर के बैठता है, ये हम बाद में देखेंगे। हम्म अभी लड़ाई चल रही है, चलने दीजिए। ये जो खटपट हो रही है, इसमें भी मैं कोई बुराई नहीं मानता। लोकतंत्र में होना चाहिए, ये लोकतंत्र की निशानी होती है। सोई हुई हम्म पार्टी वो पार्टी जिसके अंदर विचारों का मंथन ना होता हो, एक दूसरे के विचार के प्रति जो है वो लोग सर झुका करके ना स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है प्रश्न करो, प्रश्न हर बात पर करो, जहां भी छोटी आशंका हो प्रश्न करो। भारत की संस्कृति ये भी है, भारत के जी संस्कार ये भी हैं। इसलिए हमें इन चीजों बिल्कुल से घबराना नहीं चाहिए। राजनीति में ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। जी बुशरा जी। बिल्कुल राकेश जी, और कोई बिल्कुल कोई गधों की फौज नहीं है कि सबको आप एक तरह से हाँकें और एक तरह से भौंकते हुए चले जाएं। अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे मैंने कहा, तमाम नेता हैं, उनकी विचारधाराएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं एक खास मकसद के साथ, तो उसे भी देखने की जरूरत है। राकेश अचल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत देर से आपका इंतजार था। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक एक छोटा कमेंट में विवेक जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगी और हेमंत जी के पास। कि अभी हम ये देख रहे हैं कि लगातार ईडी का सहारा जिस तरह से लिया जा रहा है, और हमने देखा कि अभी हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जवाब दिया है, या फिर केजरीवाल ने जिस तरह से जवाब दिया है, उससे पहले शरद पवार को हमने देखा है, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनकी तरफ से। और हम ये देखें, आज भी सुबह से लगातार ईडी की छापेमारी रांची और राजस्थान तमाम जगहों पर देखने के लिए मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अगर हेमंत सोरेन उनकी वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन जाते तो सारे दाग धुल जाते और कुछ भी सामने नहीं आता। लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया, तो अब लगातार ईडी के एक के बाद एक नोटिस उनको भेजे जा रहे हैं। लेकिन लग रहा है विवेक जी कि कोई भी नेता उस तरह से डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो कोशिश की जा रही है कि ईडी के नोटिस भिजवाकर या उन्हें किसी न किसी घोटाले और मामले में फंसाकर, या उनका चेहरा उन्हें इस तरह का बनाकर कि देखिए भ्रष्टाचारियों के दल हैं जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये सब कुछ जो है वो उस तरह से जो हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश है वो हो नहीं पा रही है। तो आपको लग रहा है कि ये दल पहले से ही तैयार थे, इनको पता था कि अगर ये एक साथ ऐसे आएंगे तो ये सारे चैलेंजेस इनके सामने होंगे, और इसीलिए जो जवाब भी दिए जा रहे हैं वो एक तरह से आंखों में आंखें डाल के दिए जा रहे हैं। और आपको लगता है आगे और इस तरह के नोटिस, इस तरह की परेशानियां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों उनके सबके सामने आ सकती हैं? बिल्कुल। जिस तरह के रिस्पॉन्सेस हम देख रहे हैं केजरीवाल की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से, वो प्रीडिटरमिन्ड तरीके से उनका तय है कि किस तरह से इस सिचुएशन को फेस करना है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो अच्छा है। और डिफाइंस जो होता है वो जब मोदी सरकार जैसी सरकार हो तो उसके खिलाफ एक ही शस्त्र काम कर सकता है, वो है डिफाइंस, नॉन कोऑपरेशन, जो गांधी जी ने अख्तियार किया था ब्रिटिशों के खिलाफ। और ये जो सरकार है कोई ब्रिटिशों से कम नहीं है, मतलब कई मायनों में तो ब्रिटिशों से ज़्यादा आगे बढ़कर है। तो खैर ब्रिटिश तो पराये लोग थे, वो तो हमारे कोई नहीं थे, ये तो हमारे अपने हैं। ये हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, इस तरह की स्थिति इस देश में बनी है। तो इनके खिलाफ तो बिल्कुल असहकार होना ही चाहिए। ब्रिटिशों के खिलाफ अगर हम असहकार कर सकते हैं तो इनके साथ भी असहकार होना चाहिए। और उस दृष्टि से अगर केजरीवाल और सोरेन जैसे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इनके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसका नतीजा भले ही जेल में जाना हो तो भी हम इनके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस तरह का अगर रुख अख्तियार किया हो इन्होंने तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस सरकार से आप जितना डरेंगे उतना आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो आपको
बहुत ताकत के साथ इनके खिलाफ खड़ा रहना है और नतीजे से डरना नहीं है। अच्छा, अब केजरीवाल जी का जो कह रहे हैं वो सही सही है। आप इलेक्शन से पहले ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका मकसद स्पष्ट है कि आप इसका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। इतने सालों से आप केसेस चला रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको लॉजिकल एंड तक ले जाते? कोई भी एक केस जो है वो लॉजिकल एंड तक किसी भी राजनेता के खिलाफ वो ले नहीं गए। आप हमने देखा है चिदम्बरम साहब का क्या हुआ। उनको जेल में इन्होंने डाला, लेकिन वो जेल से बाहर निकल कर भी कितने दिन हो गए, क्या हो गया है उनके केस का? तो महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के केस का क्या हुआ? तो इस तरह से बहुत सारे केसेस इन्होंने शुरू तो कर दिए। नेशनल हेराल्ड की केस है, बहुत सारी केसेस बहुत सारे अपोजिशन के राजनेताओं के खिलाफ इन्होंने चलाई है, लेकिन उसमें से किसी को भी वो लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा रहे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। सिसोदिया का क्या हो रहा है? भीमा कोरेगांव केस में 6 साल से ट्रायल नहीं है। क्या चल रहा है? मतलब आपके पास एविडेंस कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जेल में पकड़ के ठूस रहे हैं और उनको जेल में सड़ा रहे हैं। किसी संजीव भट्ट को आप 20 साल पुरानी किसी केस में, फेक केस में उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक तो आप डरे सहमे रहे, उनके खिलाफ कुछ बात ना करें, या फिर वीरता के साथ में उनका सामना करें। वो अगर आप करने की आपकी तैयारी है, और आपके साथ में आपके जो समर्थक है, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, वो भी आपके साथ में सड़क पे आने चाहिए। केजरीवाल के पक्ष में बात करने के लिए उनके जो समर्थक है वो भी सड़क पर आनी चाहिए। और इंडिया अलायंस के और भी किसी नेता के खिलाफ इस तरह की कोई बात होती है, अभी तो केजरीवाल इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, मुझे लगता है कि अगर उनको अरेस्ट होने की अगर कोई बात होती है, हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने की कोई बात होती है, तो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है वो सड़क पर आ जाए। कम से कम इलेक्शन तक कोई भी इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, ये इंश्योर किया जाए। अगर होती है तो उसको किस तरह से फेस किया जाए, इसकी भी स्ट्रेटेजी बने। ऐसा नहीं कि एडहॉक बेसिस पे आपने कोई अरेस्ट हो गया और आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे। आपको इस अरेस्ट के बाद क्या करना है, आपकी स्टेप्स क्या रहेगी, ये भी तय करना है। तो पूरी ताकत के साथ में इनके खिलाफ खड़ा रहना ये बहुत जरूरी है। अभी इनसे डरने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक ठीक है, बहुत सारे लोग डर के मारे इनके साथ में शामिल हो गए, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि निडरता के साथ में इनको फेस करे और इनका जो मकसद है उसको सफल होने न दे। ये पूरी तरह से सबका मिलाकर एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबने मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है, सड़क पर आने की जरूरत है। ये सड़क की लड़ाई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में लड़ने वाले लोग नहीं है, ये पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है, ये किसी भी तरह के ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाले लोग हैं। ये सिर्फ चुनकर आते हैं, उसके बाद इनका जो राज शुरू होता है वो ऑटोक्रेसी का राज है। वो पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट नहीं करते। जिस तरह से पार्लियामेंट से इतने लोगों को इन्हें निष्कासित कर दिया, मुझे तो कई बार ये लगता है कि वो जो कुछ भी प्रकरण हुआ है, या कहीं इन्होंने तो स्टेज मैनेज नहीं किया है ताकि इस तरह से बवाल हो। और ये जो 3 कानून उन्होंने पारित किए हैं वो बड़ी सुविधा के साथ वो पारित कर सके, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस तरह की आशंका पैदा हो। इतने निचले स्तर पर जाकर ये लोग काम करने वाले लोग हैं, तो इनके साथ में बहुत डिटर्मिनेशन के साथ और निडरता के साथ लड़ना बहुत जरूरी है। आप कहीं डर गए इनसे, तो जो डर गया वो मर गया वाला जो डायलॉग है शोले फिल्म का, बिल्कुल वो आप पर लागू होगा। आप खत्म हो जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली ये लड़ाई है, इसको निडरता से ही आपको लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जनता के बीच जाकर ही लड़ाई, जी जनता की लड़ाई ये लड़नी होगी। हेमंत जी, मैं राकेश जी आपके पास आऊंगी। हेमंत जी, तो हम ये देख रहे हैं कि कल से खासतौर पे झारखंड जो है वो सुर्खियों में है। लगातार जिस तरह से नोटिस भेजे गए, आज विधायक दल की बैठक भी है, लगातार सुबह से छापेमारी हो रही है। हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं उनके घरों पे छापेमारी हुई है। 14 गिरफ्तारियां पहले इसमें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें एक एक्साइज ऑफिसर भी इसमें शामिल है। तो आपको लग रहा है ये एक तरह की एक तरह से परसेप्शन की, एक नैरेटिव सेट करने की, हेडलाइंस मैनेजमेंट की कोशिश ये सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये की जा रही है, खासतौर पे जो इंडिया घटक दल के जो नेता हैं तमाम, उनको लेकर जो ये कार्रवाई की जा रही हैं? क्योंकि अब तक आप ये देखिए कि कोई भी चीज प्रूफ नहीं हुई है।
अगर केजरीवाल और हेमंत सोरेन की बात करते हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये लोग एकदम बिल्कुल निडरता से उस बात को एक फेस कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से अपना बी प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन केजरीवाल ने तो वो भी नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि इससे भी कोई सिंपैथी ये गेन कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, जैसा उनको शायद खुद भी डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने प्लान बी तैयार किया है, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि उससे सिंपैथी भी मिलेगी? देखिए बुशरा जी, जो पूरे का पूरे हालात हैं, जो ईडी की जो कार्रवाई है उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। अभी आपने राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा, उससे एन पहले विधानसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान राजस्थान में आपने देखा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ और तमाम नेताओं के यहाँ रेड हुई। उसी दौरान छत्तीसगढ़ के अंदर रेड हुई। तो ये उसकी एक्सटेंशन है फर्दर, और ये इनका आजकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसमें क्या चीज देखनी पड़ेगी आपको कि बिटवीन दी लाइंस खेल के है। अब हेमंत सोरेन की आप बात कीजिए, हेमंत सोरेन का आपने बिल्कुल सही कहा कि वो प्लान भी उन्होंने तैयार कर लिया, पत्नी का, इसका उसका। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होगी तो वो उन्हें कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया तो पूरी जो आदिवासी चीफ मिनिस्टर की जो पूरे आदिवासी केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है, पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर भी है। और जो इन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया है उसकी तो अभी दुकान चलनी है, और वो कैसे बने हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री और तमाम चीजें वो देखी जानी है। लेकिन इनके पहले मुख्यमंत्री हैं आदिवासियों के, और उनके स्टेब्लिश क्रेडेंशियल्स हैं, और आदिवासियों के कहीं ना कहीं फेस भी है वो, टू दैट एक्सटेंट कि ममता बनर्जी ने बंगाल में उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, अगर आपको याद हो तो पिछली बार। तो हेमंत सोरेन के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फार फार बेटर है बीजेपी के किसी भी आदिवासी नेता से। तो अगर इनकी सद्बुद्धि कायम रही तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा करते रहेंगे, जैसे आज उनके मीडिया एडवाइजर के रेड कर दी तमाम, जैसे आपने बताया पहले गिरफ्तारियां हुई। उसके अलावा अभी भी आप नोटिस देकर के उनकी चूड़ी टाइट करने की बात कर रहे थे, उनका माहौल खराब करने की बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की बात कर रहे थे, वो सारा तो इनका है। लेकिन आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कोई बड़ी अरेस्ट उस तरीके से नहीं की थी ड्यूरिंग चुनाव, और ऐसे ही राजस्थान के अंदर केवल एक माहौल बनाया था कि भ्रष्ट लोग हैं, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हेमंत सोरेन के साथ अगर आपने कोई ऊंच नीच की, या फॉर दैट मैटर केजरीवाल के साथ भी की, तो केजरीवाल और ये जो लोग हैं आदिवासी जो वो है पूरे देश के अंदर काफी बड़ी संख्या है वोटरों की, तो उसमें एक उनका एस्टेब्लिश नेता, उसके खिलाफ आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो तो निश्चित बीजेपी को नुकसान होगा, पहली बात, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा उस रूप में नहीं है हेमंत सोरेन के मुकाबले का। और ऐसे ही अगर केजरीवाल के खिलाफ करते हो तो पंजाब में तो आप पहले ही कहीं नहीं हो। और केजरीवाल का कनेक्ट किन लोगों से है? जो मोदी के लाभार्थी हैं तमाम योजनाओं की, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लैश होगा। दिल्ली में केजरीवाल को कौन वोट देता है? जो लोएस्ट स्टाटा है, जिसका वही लाभार्थी उनको बीजेपी को वोट देते हैं, वही उनको भगत क्रिएट करने की बात है। पंजाब में बीजेपी का ऑलरेडी कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये सारी पोस्टरिंग है चुनाव के। अच्छा हाँ, एक चीज जरूर है, ममता बनर्जी पर हमलावर हो सकते हैं। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसे ही तेजस्वी यादव के साथ गड़बड़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर बीजेपी का, अगर आप पिछली बार देखेंगे जो स्कोर था नीतीश के साथ, या जो उनका स्कोर था वेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ, वो किसी भी कीमत पर उसको कायम रखना चाहेंगे, और साधारण परिस्थितियों में वो कायम रहेगा नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे को जैसे ही आप अरेस्ट करते हो तो शी विल बी ऑन बैक फुट। इसी तरीके से अगर आपने तेजस्वी को अरेस्ट किया तो पूरी लालू आज बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेहत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, उसको ये किस रूप में देखते हैं। लेकिन कुल मिला के आप ये मानिए कि ये कोई आज जो रेड्स हुई ईडी की, ना तो ये पहली है और ना आखिरी है। ये पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है चुनाव के प्रचार के दौरान भी चलेगा। ये तो जैसा विवेक जी ने कहा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, टेक देम हेड ऑन, दैट इज द ओनली वे। और वो उन्होंने, अच्छी बात यह कि अब वो दिखना शुरू हुआ है कि जो डरपोक थे, जो कायर थे, वो तो सारे या तो एनडीए में शामिल हो गए बीजेपी के अंदर, या वॉशिंग मशीन में चले गए। अब जो लोग बचे हैं उनको हेड ऑन ही लेना चाहिए, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और यही जो मजबूरी है, यही अगर इंडिया गठबंधन को बचा के रखेगी, वरना तो बीजेपी का खेल आप समझते हैं। ये जो मजबूरी है सर्वाइवल की, खुद के सर्वाइवल की और पार्टी के सर्वाइवल की, राजनीतिक सर्वाइवल की, दैट इज द ओनली वे टू फाइट देम आउट, टेक देम हेड ऑन। अदरवाइज कोई नहीं बचेगा, देर सवेर नंबर सबका है। बिल्कुल। राकेश जी, अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं
और अध्यक्ष अगर बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसकी बहुत सारी संभावनाएं, लगभग नीतीश कुमार का संयोजक बनना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि तमाम नाराजगियों को दूर किया जा रहा है, वो जो चाहते थे वो होने जा रहा है, और तमाम जो इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो चेहरे हैं, उन सब ने भी एक तरह से सहमति दिखा दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रस्ताव खुद कांग्रेस भी दे सकती है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में थे। ये भी बताया गया, राहुल गांधी ने खुद उनसे फोन पे भी बात की थी, ममता बनर्जी से भी की थी। अगर ऐसा होता है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो आप फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति और फिलहाल की जो परिस्थिति है वो कैसे बदलते हुए देखते हैं? धन्यवाद उषा जी। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि देर हुई, क्योंकि इंटरनेट कुछ गड़बड़ था। आज दूसरा सवाल है इंडिया गठबंधन के मौजूदा स्थिति का और भविष्य का। तो इस देखिए, इंडिया गठबंधन ने संयोजक की नियुक्ति में तो पहले से ही देर कर दी है। अगर इंडिया गठबंधन ने अपना संयोजक पहली और दूसरी बैठक में ही तय कर दिया होता, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का जो आक्रामक रुख है, वो शायद इतना तेज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए, ये राम भक्तों की पार्टी है, और ये राम के आधे चरित्र को अंगीकार करते हैं, आधे को छोड़ देते हैं। इन्हें लगता है कि भय से ही प्रीति उत्पन्न होगी, लोग समर्पण कर देंगे, जैसे बहन मायावती चुपचाप बैठी हुई हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, इसमें से अधिकांश, देखिए कांग्रेस अभी 60 है, 60 से 6 पे आ जाए तो भी कांग्रेस रहने वाली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने क्षेत्रीय दल हैं, जितने क्षेत्रीय क्षेत्रफ हैं, इनका वजूद इंडिया गठबंधन की ताकत से ही बनेगा, और अन्यथा ये शून्य पर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो अदावत की राजनीति है, जो भयाक्रांत करने की राजनीति है, वो अभी, जैसे हेमंत जी ने कहा, कि आने वाले दिनों में और तेज होगी। आप देखेंगे, मई तो निकल जाए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, और इनकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, वहां से थोकबंद दर्शनार्थी, थोकबंद बूथ स्तर पर जब आपने अपने कार्यकर्ताओं को, भक्तों को अयोध्या जाने के लिए लगा दिया है, तो आप समझ लीजिए ये कहाँ तक जाने वाले हैं। तो ये भविष्य में, अभी जितने इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, छोटे बड़े, 28 लोग हैं, 27 लोग हैं, कांग्रेस को मिलाकर के 28 होते हैं, इनको एक एक करके डराने की कोशिश करेंगे। अब इसमें वही है, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे, जो डर गया सो मर गया। तो इस बार डरने की बात नहीं है। इन्हें अपने पुराने गठबंधन के नेता, जो आपातकाल के तत्काल बाद जो गठबंधन बना था, मुरारजी भाई को याद करना चाहिए। वो कहते थे कि डर निकाल दो, तभी लड़ाई हो सकती है। और आज बिना डर के अगर ये सड़कों पर आएंगे, तो सड़कों का सन्नाटा टूटेगा। गूंगी संसद में शायद स्वर वापस आ जाए। नई संसद जो हम 18वीं चुनने वाले हैं, उसमें शायद कुछ ताकत आए, क्योंकि इनकी स्थिति ये है कि ये जो विधेयक, पिछले सत्र में 6 विधेयक इन्होंने पारित कराए, उसमें से एक विधेयक जो कानूनी बन गया था, तो वो कल ही औंधे मुंह गिर पड़ा है, जो हिट एंड रन वाला है। तो ऐसे तमाम संशोधन, ये इसी तरह से लोगों को भया, चाहे चुने हुए लोग हों, चाहे चुने हुए लोग ना हों, सबको भयाक्रांत करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की पूरी पूरी आशंका है कि ये कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हेमंत को मतलब आपने अदावत की इंतहा तक ले जाएंगे। जेलें तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन मुश्किल वही है। जैसे मनीष सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया आबकारी मामले में बंद है, उन्हीं के दूसरे सांसद, राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह बंद है, लेकिन इनकी लड़ाई को भी अभी केवल कानूनी स्तर पर लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इसको जनता के बीच नहीं लाया है। और ये गलती अगर इंडिया गठबंधन के दूसरे सदस्य भी, अगर उनके साथ ये गिरफ्तारी जैसी बात आती है, करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आज बहुत जरूरत है कि इंडिया गठबंधन न्याय यात्रा निकाले, अपनी जगह है, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ भी सामूहिक रूप से लड़े। ये अकेली कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये इस समय प्रतिपक्ष की लड़ाई है, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की लड़ाई है। मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अगर नहीं डरते हैं, उन्होंने अपनी बी प्लान बना के रखा हुआ, उस पर अमल करते हैं। हालांकि वो भी एक अलोकतांत्रिक मामला हो कि आप अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के चले आए आगे लड़ने के लिए, लेकिन ठीक है, वो भी एक तरीका तो है। आप डरे नहीं, डटे रहें, तो शायद ये है कि 2024 का चुनाव रोचक हो, एक तरफा न हो।
अन्यथा तो मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है बुशरा जी। जी, लेकिन अगर सीटों की शेयरिंग को लेकर जो लग रहा है कि भारत न्याय यात्रा से पहले सहमति एक तरह से बन सकती है। हालांकि बहुत सारे पेच हैं और बहुत सारी बयानबाजियां भी इसको लेकर हो रही हैं तमाम नेताओं की तरफ से। वो भी हम ये देख रहे हैं और लग रहा है कि जो पहले लग रहा था जिस फॉर्मूले पर बात होगी उस पर ना बन के एक नए फॉर्मूले पर बात हो रही है। 200 से ज्यादा सीटें हैं जहां लग रहा है कि कांग्रेस सीधे तौर पर मुकाबले में है और वो सीधे वही लड़ती हुई नजर आएगी। तब भी आपको लगता है अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाता है, संयोजक और अध्यक्ष अगर बना दिए जाते हैं और उसके बाद जो रैलियों की प्लानिंग है एक साथ वो अगर तेजी से बैक टू बैक होती हैं, आपको लगता है कि जो एक तरह से मोमेंटम जो तैयार हुआ था जब हमने पहली दूसरी हमने जो मीटिंग देखी थी बल्कि तीसरी मीटिंग तक और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तक वो मोमेंटम आपको लगता है फिर से बनेगा क्योंकि भारत न्याय यात्रा होगी, साथ साथ में रैलियां भी होंगी इंडिया गठबंधन की और चेहरे भी एक तरह से तय होंगे अगर अध्यक्ष बनते हैं, संयोजक बनते हैं और सीटों का अगर बंटवारा हो जाता है और उस तरीके से हालांकि सबको मना पाना मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी एक तरह का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है। आपको लगता है कि उसके बावजूद भी और कुछ करने की इसमें जरूरत है और तेजी लाने की इसमें जरूरत है? बुशरा जी देखिए, सीटों का जो बंटवारा है वो तो होगा ही। उसमें अगर कोई जो केर वेर का संघ है, ये भी एक तरह से सबकी विचारधाराएं अलग है, सबके हित अलग है, सबके कार्यक्रम अलग है। तो सीटों का तालमेल तो इनको करना ही पड़ेगा। इसमें कांग्रेस कहीं घाटे में जाने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही बता दिया कि भाई हम इतनी 230 सीटों को अकेले लड़ेंगे और बाकी सीटों पर बातचीत करेंगे बंटवारे की। तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पहल करके अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक लंबा पॉज दिया था, उसको खत्म करते हुए न्याय यात्रा की घोषणा की है, उसी न्याय यात्रा में ये सारे दल जो है 27 दल है, ये भी अपने अपने इलाकों में उसी तारत्व से उसी घनत्व से जनता के बीच सड़क पर आएंगे तो स्थितियां बदलेंगी। केवल सीटों के तालमेल से बात नहीं बनने वाली, सीटों का तालमेल हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन जनता के मन में ये विश्वास पैदा करना कि आप एक अराजक सत्ता का विकल्प हो सकते हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो संख्या बल है, तो ही स्थितियां बदलती हैं। केवल गठबंधन बनाने से नहीं होता। गठबंधन तो हमारे देश में 1967 से बनते बिगड़ते चले आए हैं, लेकिन कितनी उनका जीवन रहा है ये भी देखा है। लेकिन पिछले जो 2014 के बाद कांग्रेस का के नेतृत्व वाला गठबंधन, उसने 10-10 सरकारें चलाई हैं। ये सरकार भी 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो अब जरूरत इस बात की है कि जनता के सामने नया और विश्वसनीय विकल्प इंडिया गठबंधन पेश करे। इसमें अगर कोई हीला हवाला हुआ तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का दूरगामी प्रोग्राम है 2047 तक का, उस अश्वमेध को रोक पाना आसान काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे चारों उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन और के हवाले से और खासतौर पर अभी जो राजनीति जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सबको पता है, किसी से अभी ढकी छुपी कोई बात है नहीं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। देखना यह है कि जो वर्चुअल मीटिंग होनी है इंडिया गठबंधन की जो आज प्लान की गई थी, आज की तारीख जो है उसके लिए दी गई थी, उसमें नीतीश कुमार को संयोजक और खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस तरह की बातें पूरी तरीके से सामने हैं और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं इसके। तो देखना होगा कि उसके बाद स्थितियां किस तरह से बनती हैं और बिगड़ती हैं, बनती हुई ज्यादा नजर आ रही है और नीतीश कुमार उसमें क्या अहम रोल और अपना किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। 7 बजे रोज की तरह आपके साथ